अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। तो जनाब है योर आरजे रम शहजादी और एक दफ़ा फिर से आपको स्टूडियो में कहते हैं वेलकम। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर से लाइव फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं और साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं FM 100 लाहौर रेडियो स्टेशन के तवस्सुत से। और स्टूडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी डॉक्टर साहब के साथ, जो कि हमारे साथ वाली नशिस्त पर बैठे हुए हैं। रमज़ान एंड डायबिटीज़, रमज़ान एंड डायबिटीज़ आज का टॉपिक है और ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है बाय पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी एंड डिस्कवरिंग डायबिटीज फार्म ईवो। आज के जो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अरसलान नवाज MBBS FCPS मेडिसिन, FCPS एंडोक्राइनोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेडिसिन के और कंसल्टेंट हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। सर को वेलकम करते हैं। सर खुश आमदीद कहते हैं सबसे पहले तो आपको अपने स्टूडियो में, और आपसे तवक्को करते हैं कि आज का जो हमारा शो है रमज़ान और डायबिटीज़ का, ये बहुत अच्छा जाएगा और सुनने वाले बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी इनविटेशन का, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी और फार्म ईवो पाकिस्तान का, जिन्होंने ये मालूमाती प्रोग्राम तरतीब देने में मदद दी। जी सर बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब और पहला क्वेश्चन सर से करते हैं, क्योंकि रमज़ान और डायबिटीज़ यानी शुगर ज़ियाबतीज़ के जो पेशेंट हैं वो रमज़ान को कैसे गुजार सकते हैं, वो आज हम सर के साथ डिस्कस करते चलते हैं। रोज़ा किन मरीज़ों को रखना चाहिए और कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिन्हें रुखसत हासिल है, यानी कि जो रोज़ा नहीं रख सकते? जी, ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा। देखें, पाकिस्तान में तकरीबन 31% लोग हैं जो शुगर से, ज़ियाबतीस से मुतासिर हैं। और डेटा ये बताता है कि ज़्यादातर लोग, चूँकि हम पाकिस्तान में ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं, और वो ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि वो रमज़ान से फ़ायदा उठाएं, रोज़ा रखें। अदादो शुमार ये बताते हैं कि तकरीबन 70 से 80% लोग रमज़ान से पहले इस बात का इरादा रखते हैं कि वो रोज़ा रखेंगे। और जब स्टडी किया गया तो पता चला कि तकरीबन जो रमज़ान का एक महीना 29 या 30 दिन का होता है, तो उसमें से ऑन एवरेज 24 दिन शुगर के मरीज़ रोज़ा रखते हैं। तो ये बहुत अच्छे उसमें हैं अदाद शुमार। तो अगर हम इसको देखें तो ज़्यादातर लोग चाहेंगे कि वो रोज़ा रखें, लेकिन ये बहुत अहम बात है कि कुरान पाक में भी वो मरीज़ जिनका मर्ज़ जो मरीज़ हैं, उन्हें इजाज़त दी गई है कि वो इस रोज़े को अपनी बीमारी ठीक होने के बाद रख सकते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट बात है। अब जब ज़ियाबतीस के मरीज़ हमारे पास आते हैं तो उसमें चूँकि सब मरीज़ एक जैसे नहीं होते, सबकी शुगर एक जैसी नहीं है, शुगर का कंट्रोल एक जैसा नहीं है, सबकी प्रोफेशन जॉब एक जैसी नहीं है, किसी का काम ज़्यादातर ऑफिस में बैठने का है, किसी का बाहर का काम है। तो उन चीज़ों को देखते हुए, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर ये बताया जाता है कि किस पेशेंट के लिए रोज़ा रखना सेफ़ है। इसमें अमूमी तौर पे 3 कैटेगरीज में हम मरीज़ों को तकसीम करते हैं। एक कैटेगरी वो जो बिल्कुल सेफली रोज़ा रख सकते हैं। ये आम तौर पर वो लोग होते हैं जिनकी शुगर अच्छी कंट्रोल है, जो शुगर के लिए गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, इंसुलिन के टीके जिन्हें बहुत ज़्यादा नहीं लगाने पड़ते, जिनमें दिल के गुर्दों के अमराज ना हों। तो ये वो मरीज़ हैं जो रोज़ा रख सकते हैं सेफली। दूसरी कैटेगरी वो होती है जिनमें इनमें से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो शुगर अच्छी कंट्रोल नहीं, या वो मल्टीपल दवाइयों के ऊपर हैं, एक से ज़्यादा दवाइयाँ ले रहे हैं, या इंसुलिन के एक से ज़्यादा टीके लगाने पड़ते हैं, या जो है वो दिल के और गुर्दों के मरीज़ हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक सेकंड कैटेगरी है जो अगर रोज़ा ना रखें तो उन्हें इसकी रुख्सत है, लेकिन अगर वो रखना चाहें तो उन्हें ये गाइडेंस दी जाती है कि वो रोज़े से पहले भी और रमज़ान के दौरान भी अपने मालिक से राब्ते में रहें, ताकि उसको मॉनिटर किया जाता रहे, शुगर को और रोज़े के दौरान होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। एक तीसरी कैटेगरी वो है जिन्हें हम ये कहते हैं कि वो रोज़ा नहीं रखें तो ये बेहतर है, उनके लिए रोज़ा रखना नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा, वो कौन से लोग हैं सर? ये जैसे कि वो पेशेंट्स जो दिन में 4 दफ़ा इंसुलिन लगाते हैं, जो यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ वो होती है जिसमें हमारे जिस्म में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रही होती और पेशेंट टोटली बाहर की इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स अगर वो इंसुलिन नहीं लगाएंगे, स्किप करेंगे, या 16-18 घंटे का अगर रोज़ा है और इस दौरान वो कुछ खाएं पिएंगे नहीं, तो या तो शुगर लो होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होंगे या शुगर हाई रहेगी। दूसरे पेशेंट्स वो शुगर के, डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो दिल के मरीज़ हैं, जिन्हें गुर्दों का प्रॉब्लम है, या जिनका बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्सर्शन वाला काम है,
इस बहुत खूब। तो ये एक 3 कैटेगरीज इसमें जो हैं इस तरह से। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत और बहुत ही मालूमाती प्रोग्राम है रमज़ान एंड डायबिटीज़। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जो बहुत अहम बात इस जगह पर सर ने की कि वो लोग ऐसे मरीज़ जिनको इंसुलिन दिन में 4 मरतबा लगानी पड़ती है, वो बिल्कुल रोज़ा नहीं रख सकते क्योंकि उनकी इंसुलिन बॉडी में पैदा नहीं हो रही होती और उसका एक आर्टिफ़िशियल वे होता है, यानी कि आप मसनूई तौर पर इंसुलिन लगाकर अपनी बॉडी को इंसुलिन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एम आई राइट सर? जी, जी, इसमें यही बात है कि ये एक फैक्टर नहीं है, बट ये हुँ। बाकी सारी चीज़ों को भी देखकर एक स्कोरिंग हम करते हैं। हुँ, सो हुँ। उस स्कोरिंग में उसमें यूजुअली ये वाले मरीज़ जो इंसुलिन के 3 या 4 टीकों पे होते हैं, तो इनका स्कोर बड़ा हाई आता है। हुँ, हुँ। यूजुअली 6 से ज़्यादा बन जाता है, तो जिनका स्कोर 6 से ज़्यादा हो उन्हें जो है वो रोज़ा अवॉइड ही करना चाहिए। ठीक। चलें जी, अब तो हमारे सुनने वाले वो होता है कि दिल में थोड़ा-सा मलाल होता है कि शायद मैंने ये रोज़ा नहीं रखा या जी, मुझे इसका बिल्कुल। वो होगा, लेकिन मेडिकली प्रूव हो चुका है कि ऐसे लोग रोज़ा नहीं रख सकते। जी, बिल्कुल, ये जो गाइडलाइंस मुरत्तब की गई हैं, इसमें उलमा की मुशावरत से ये गाइडलाइंस बनाई गई हैं। अच्छा, बहुत और खूबसूरत। ज़ाहिर है इसमें उनकी इनपुट लेकर कि ये हम मेडिकल ओपिनियन अपना देते हैं कि हुँ, इस तरह की सिचुएशन में मरीज़ के लिए ये ख़तरात हैं और अच्छा। उनको मद्देनज़र रखते हुए उलमा जो है वो इस बात पे अपना जो है वो डिसीजन देते हैं कि इस हुँ, हुँ। कंडीशन में मरीज़ के लिए रुख़सत है या नहीं है। सो ये जो डायबिटीज़ की गाइडलाइंस मुरत्तब की गई हैं, तो इसमें उलमा का इनपुट शामिल है। बाकी ये कि शुगर के मरीज़ों को चाहिए कि वो अपने मुअल्लिज से अपनी ये स्कोरिंग देखें और उनसे मशवरा लें और ज़्यादा तसल्ली के लिए वो अपने उलमा से भी मशवरा कर लें कि हमारे डॉक्टर हमें ये बताते हैं कि हमारे लिए इस सिचुएशन में ये नुकसानात हो सकते हैं और वो ये कहते हैं कि रोज़ा ना रखें, तो उसको मज़ीद वो उनसे कंफर्म करें और ताकि वो तसल्ली से, क्योंकि इसकी रुख़सत है, जो मरीज़ हैं उन्हें इस्लाम में रुख़सत दी गई है, तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हुँ। उनके लिए ना रखना फ़ायदेमंद है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया और बहुत ही मालूमाती प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जो कि ताउन किया गया है बाय पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी एंड डिस्कवरिंग डायबिटीज़ फार्मा ईवो। सर अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। ख़वातीन भी एज़ वेल हमें सुन रही होंगी एज़ यूजुअली रेडियो हर किसी के घर में चलता है और साथ-साथ आप हमें फ़ेसबुक पर लाइव सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। एफएम 100 लाहौर रेडियो स्टेशन से लाइव। सर बताइएगा क्या हामला ख़वातीन रोज़ा रख सकती हैं? जी, ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। देखें, जो हामला ख़वातीन में शुगर है वो उसको हम 2 तरह की शुगर कह सकते हैं। एक वो शुगर जिसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि होती ही हमल के दौरान है हुँ, और हुँ। प्रेगनेंसी की कंप्लीशन के बाद वो शुगर ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अच्छा, दूसरा वो हो सकता है कि उन ख़वातीन को पहले से ही शुगर हो, तो अच्छा, प्रेगनेंसी से पहले ही शुगर हो। तो अब अच्छा। जो दौराने हमल शुगर होती है, हुँ, गेस्टेशनल हुँ। डायबिटीज़, ये बहुत सारे केसेज़ में बहुत यूँ कह लें कि माइल्ड शुगर होती है, बहुत ज़्यादा हुँ, नहीं हुँ। होती और आम हुँ, तौर हुँ। पर एक दवाई या 2 दवाइयों के साथ वो शुगर कंट्रोल होती है। तो अच्छा। उन्हें बहुत ज़्यादा इंसुलिन के इंजेक्शंस नहीं लगाने पड़ते। हुँ, हाँ, अलबत्ता अगर उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो फिर उन्हें एडवाइस ये किया जाता है कि वो रोज़ा ना रखें। हुँ, सो उसमें भी ये कैटेगरीज़ आ जाएँगी कि अगर उनकी शुगर कंट्रोल है और वो कम दवाई पे हैं, हुँ, तो रख सकती हैं, वो उस स्कोरिंग सिस्टम के मुताबिक। और अगर उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो उन्हें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शुगर अगर दौरान हमल शुगर कंट्रोल नहीं होगी, तो ये ना सिर्फ माँ के लिए नुकसानदेह बल्कि बच्चे के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। बहुत खूब। तो इस चीज़ को देखकर हर पेशेंट के मुताबिक उसकी शुगर को देखकर और बाकी फैक्टर्स को देखकर ये फैसला किया जाता है कि ये किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं पेशेंट। बहुत खूब और ये बहुत ही मालूमाती बात सर ने की कि 2 तरह की जो है वो शुगर डिफ़ाइन करते हैं। वो कहते हैं कि एक वो ख़वातीन, हामला ख़वातीन जो कि दौराने हमल उनको शुगर का वो मसला हो जी, जाता है बिल्कुल। और एक वो जो पहले से ऑलरेडी पेशेंट होती हैं। तो जो कम मेडिसिन जिनको रिक्वायर होती है, ज़रूरी है कि वो उन सारी चीज़ों को कवर अप करके रोज़ा रख सकती हैं। जी सर, अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ रमज़ान की तैयारी कब से शुरू करें और अपने मुआलिज से कब मशवरा करें? हाँ जी, ये बहुत अहम बात है। देखा ये गया है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मरीज़ डॉक्टर से मशवरा नहीं करते और वो रोज़ा रख लेते हैं। जब वो रोज़ा हुँ। रखते हैं, तो फिर वो किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेज़ेंट करते हुँ, हैं। हुँ। शुगर कम हो गई या बहुत ज़्यादा हो गई या हुँ, इसकी और हुँ। भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इनसे बचने के लिए ज़रूरी है, डेटा भी ये कहता है कि वो पेशेंट्स जो 6 से 8 हफ़्ते पहले अपने मुआलिज से मशवरा करते हैं
और इन गाइडलाइंस को समझते हैं और फॉलो करते हैं तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सो आइडियल वक्त तो ये है कि 6 हफ्ते 8 हफ्ते रमज़ान से पहले वो अपने मालिज से मशवरा करें ताकि उनको ये बताया जा सके कि उनके लिए रोज़ा रखना किस हद तक सेफ़ है और उसको आसान बनाया जा सके उन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में समझा के और उनसे बचने के तरीकों को समझा के। ओके सर, ये जो रमज़ान की तैयारी है कब से अपने शुरू करनी चाहिए? इसमें मौलिद से जो मशवरा करना है वो ज़रूरी है, या कुछ लोग खुद से ही ये अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, अब मेरी तबीयत ठीक है और मैं इसको जो है वो हैंडल कर सकता हूँ? बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बिना मौलिद से मशवरा किए बिना और अपनी रूटीन को रखते हैं, वो सी लाइन में रखते हैं, यानी रोज़ा रखना शुरू कर देते हैं वो। जी, ये बहुत ज़रूरी है कि ज़ियाबितस के मरीज़ लाज़मन अपने डॉक्टर से 6 से 8 हफ्ते पहले मशवरा करें ताकि उन्हें बताया जा सके कि उनमें रोज़ा रखना किस हद तक सेफ़ है। जैसे कि मैंने बताया कि हमने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो मशवरा नहीं करते और वो बाज़ औक़ात रोज़े के दौरान उन्हें हस्पताल आना पड़ता है, कभी शुगर कम या ज़्यादा होने की वजह से या इसकी और कुछ जो इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनके साथ। तो ये बहुत अहम है। उसकी वजह ये है कि एक तो उनकी कैटेगराइजेशन की जाए कि उनके लिए रोज़ा रखना कैसा है। दूसरा ये है कि अमूमी तौर पे कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम रमज़ान में तब्दील करते हैं। अच्छा। कुछ दवाओं की डोज को कम करते हैं, कुछ दवाओं के औकात चेंज किए जाते हैं। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि वो रमज़ान से पहले ये सारा इसको जो है वो प्लान कर लें ताकि रोज़े में उन्हें कोई दिक्कत का सामना ना हो। बहुत खूबसूरत और बहुत ही मालूमाती प्रोग्राम है, क्योंकि रमज़ान आने वाला है। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब हैं जी डॉक्टर अरसलान नवाज़, और ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है बाय पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी एंड डिस्कवरिंग डायबिटीज़ फार्म ईवो। जी सर, अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। और रोज़े के दौरान क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये हमारे पेशेंट्स जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको बताइएगा ताकि वो अपने आप को इनलाइन कर सकें और ख़ुद को तैयार कर सकें। जी, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, शुगर के दौरान एक कॉम्प्लिकेशन तो ये हो सकती है कि शुगर लो हो जाए, क्योंकि 16 घंटे 17 घंटे डिपेंड करता है कैसा मौसम है, किस सीज़न में रमज़ान आ रहा है। तो 16, 17, 18 घंटे का अगर रोज़ा है, इतनी देर शुगर के मरीज़ खाली पेट रहेंगे तो उनमें शुगर लो होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक और कॉम्प्लिकेशन जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि शुगर हाई भी हो सकती है। ये ज़्यादातर उन केसेस में होती है जब मरीज़ अपनी दवाएं वो मशवरे के बगैर या तो छोड़ देते हैं या वो समझते हैं कि कम कर दें खुद से। और दूसरा ये है कि चूँकि रमज़ान में खाने पीने के औकात भी चेंज हो जाते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो रूटीन में हम नहीं इस्तेमाल करते, वो रमज़ान में हम उनको, ख़ासकर मीठी चीज़ें, वो हम लेना शुरू कर देते हैं। तो इन सूरतों में शुगर बढ़ जाती है। तो शुगर का कम होना और बढ़ जाना। अच्छा, इसके साथ और कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आमतौर पे इग्नोर कर दी जाती हैं। मसलन ये कि पानी की कमी होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं शुगर के मरीज़ों के अंदर। ख़ासकर वो जिनकी शुगर हाई हो जाए, क्योंकि जब शुगर हाई होती है तो यूरिन ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है। और 16-18 घंटे पानी नहीं पी सकते आप, तो उस वजह से पानी की कमी से खून में गाढ़ापन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से फालिज के, दिल के अटैक के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। सो ये बहुत एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। ओके, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव टॉक। सर कहते हैं कि बल्कि डॉक्टरी लाइन में अगर आप रिसर्च में देखें तो ये 16 से 18 घंटे का दौरानिया जो है वो पानी की कमी की वजह से खून को मोटा यानी थिक कर देता है, गाढ़ा हो सकता है। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि किस मौसम में रमज़ान आ रहा है। ये जिस तरह से अब मौसम चेंज हो गया है, इस आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान जो है वो सर्दियों में कन्वर्ट हो रहा है। तो सर, इसके लिए भी कोई ऐसी प्रिपरेशन है जो कि आप बताना चाहेंगे? हाँ, देखें ना, गर्मियों में चूँकि पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है, तो पानी बहुत ज़्यादा उसमें हमारा जिस्म से पसीने की शक्ल में ज़ाया होता है। अच्छा। और मौसम भी चूँकि वो गर्म होता है। अच्छा, सर्दियों में ये है कि थोड़े से ठंडे दिन होते हैं तो पानी थोड़ा सा कम भी लिया हो तो किसी हद तक गुजारा चल जाता है। अब यही वो बात है कि इसीलिए 4 हफ्ते 6 हफ्ते पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें और वो उनको गाइड करें कि कितना पानी लें। आइडियल ये है कि तकरीबन 8 गिलास 10 गिलास पानी जो हैं वो हम उसको कंज्यूम करें, लेकिन जितना लंबा रोज़ा होगा
तो इस पानी को कंज्यूम करने के लिए वक्त हमारे पास कम होगा। अगर 16 घंटे का रोज़ा है तो जो 7-8 घंटे हैं उसमें हमने ये पानी कंज्यूम करना है, जबकि छोटे रोज़े सर्दियों में तो फिर उसमें हमारे पास ज़रा दौरानिया बढ़ जाता है, रोज़ा छोटा हो जाता है और रात लंबी होती है, तो उनके लिए ज़्यादा आसानी हो जाती है। अच्छा सर, काइंडली एक क्वेश्चन आया चलते चलते, हमारे सामीन भी सुनना चाह रहे होंगे इस बारे में कि जो फालिज के ऑलरेडी मरीज हैं, जैसा कि आपने कहा कि खून गाढ़ा हो जाता है और फालिज होने का, अटैक होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि रोज़े के दौरान कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जी। सकती हैं डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। तो सर ये जो फालिज के मरीज़ हैं ऑलरेडी, तो क्या उनके लिए भी ये इशू हो सकता है? जी बिल्कुल, अमूमी तौर पे उन्हें यही एडवाइस किया जाता है कि वो अवॉइड करें, रोज़ा ना रखें। अच्छा, फालिज के जी मरीज भी? बिल्कुल। ओके। और जैसे कि मैंने बताया, इसके साथ-साथ गुर्दे के मरीज़ या वो जिन्हें के दिल के मसाइल हैं, तो उनके लिए बेहतर है कि वो रोज़ा ना रखें। अच्छा, बहुत खूब। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मुफ़ीद गुफ्तगू हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवाज़, अरसलान नवाज़, जो कि बहुत ही मुफ़ीद मशवरे हमारे डायबिटीज़ पेशेंट को दे रहे हैं और जो कि एक आम इंसान के लिए भी बहुत ही मुफ़ीद होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। क्या रोज़े के दौरान शुगर चेक की जा सकती है सर? क्योंकि रोज़े के दौरान शुगर कब चेक करनी है, और बाज़ औक़ात हमारे यहाँ मतलब बिल्कुल ऐसा नॉर्मल है, आम है कि हम ये समझते हैं कि रोज़ा जो है वो टूट सकता है। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा, और एक कॉमन परसेप्शन तो यही है कि शुगर ना चेक की जाए, और हमने देखा है कि हमारे बहुत से मरीज़ रिलक्टेंट होते हैं, वो शुगर चेक करना मुनासिब नहीं समझते रोज़े के दौरान। जबकि इसमें वही बात जो मैंने पहले बताई थी कि उलमाए कराम की इनपुट से ये गाइडलाइंस अच्छा। बनाई गई हैं, और वो इस बात की इजाज़त देते हैं कि शुगर चेक की जाए, तो अच्छा। इससे रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा। अब अगला सवाल ये कि शुगर चेक कब करें? तो ये डिपेंड करता है, हर पेशेंट के लिए मुख्तलिफ है। ये अच्छा। आम तौर पे रिकमेंड ये किया जाता है कि दिन में 2 बार से लेके 6 या 7 बार शुगर देखी जा सकती है। सो वो अच्छा। पेशेंट्स जो बिल्कुल ही हल्की दवाओं के ऊपर हैं, जिनकी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल है, तो वो यूँ कर सकते हैं कि सहरी से पहले और इफ्तार से बिल्कुल पहले अपनी शुगर को देख लें। अच्छा। वो पेशेंट्स जिनकी शुगर ख़राब है, जिनमें और कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, या जो इंसुलिन लगाते हैं, तो उनके लिए रिकमेंड ये किया जाता है कि वो सहरी के वक्त, सहरी से पहले और फिर उसके 2 घंटे बाद देखें, इफ्तार से बिल्कुल पहले और उसके 2 घंटे बाद देखें, और दिन में बेहतर है कि दोपहर 12 बजे और 3 या 4 बजे भी अपनी शुगर को देखें। इन औकात के अलावा भी अगर वो ये देखें कि उनकी तबीयत ख़राब महसूस हो रही है उन्हें, तो उन्हें चाहिए कि उस वक़्त फ़ौरन अपनी शुगर को देखें कि कहीं वो कम या ज़्यादा तो नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया। और सर ये जो पैरामीटर्स आपने बताए हैं, ये एक दफ़ा फिर रिपीट करना चाहूँगी कि वो ऐसे मरीज़, सर का कहना है कि ऐसे मरीज़ जिनको शुगर का इशू बहुत कम लेवल पर है, वो पहले सहरी से पहले और जी, और इफ्तार अफ्तारी से पहले देख लें। अफ्तार से पहले। जी। अच्छा, और ऐसे मरीज़ जो कि हाई रिस्क पर हैं, हाँ, वो 6 से 7 जी, मरतबा? वो ज़्यादा मर्तबा देखें, वो हर दफ़ा सहरी खाने और इफ्तार के 2 घंटे बाद भी देखें, और दिन में भी 1 मरतबा 12 बजे, 3 बजे। तो ये डिपेंड करता है, कुछ पेशेंट्स हैं जो 4 मरतबा शुगर जिन्हें हम रिकमेंड करते हैं कि वो करें, और कुछ पेशेंट्स हैं जिन्हें दिन में भी, जैसे मैंने बताया कि 12 बजे या 4 बजे अपनी शुगर को देखें, तो उन्हें ये रिकमेंड किया जाता और है। तो इससे रोज़ा बिल्कुल भी जी, नहीं टूटता। नहीं टूटता बिल्कुल। ये हमारे यहाँ जो मिथ कायम है, इसको ख़त्म कर लिया जाए। जी, बिल्कुल। सर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि गुफ्तगू का मौज़ू ऐसा है जो कि आने वाले हर इंसान के लिए बहुत दिलचस्प है, और जैसा कि आपने बताया कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो गुफ्तगू का जो एक पहलू है वो बड़ा खूबसूरत तरीन होता जा रहा है। तो ये बताइए सर कि अगर रोज़े के दौरान शुगर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो क्या किया जाए? हाँ जी, देखें, इसमें तो यूँ है कि अगर किसी पेशेंट की शुगर 70 से कम हो जाए या 300 से ज़्यादा हो जाए, तो उन्हें ये रिकमेंड किया जाता है कि वो अपना रोज़ा उसी वक़्त खोल लें। वो मज़ीद चीज़ें ख़राब होने का, कॉम्प्लिकेट होने का इंतज़ार नहीं करेंगे। अलबत्ता कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनमें शुगर 90 के करीब आ जाए, लेकिन 70 से डाउन ना हो, 70 से 90 के दरमियान हो, तो वो 1 घंटे बाद अपनी शुगर दोबारा देख लें, और अगर वो मज़ीद नहीं गिर रही, तो वो इफ्तार तक इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन अगर शुगर 70 से नीचे जाए या 300 से ज़्यादा हो, तो उन्हें रोज़ा खोल लेना चाहिए उसी वक़्त। अच्छा सर, ये आपने जो बताया कि 70 से कम या 300 से ज़्यादा, यानी लो में भी उसको जो है वो अपना रोज़ा तोड़ लेना चाहिए। तो फिर बिल्कुल। उसको लो जब हुआ, उसने रोज़ा तोड़ लिया, तो ऐसी क्या चीज़ आप रेकमेंड करेंगे कि उसे वो खानी चाहिए, उसका लेवल
जो है वो आए? हाँ जी, देखें, जब भी शुगर किसी पेशेंट की 70 से कम होती है, तो उन्हें ये रिकमेंड किया जाता है कि वो फ़ौरन ऐसी चीज़ जो फ़ौरन शुगर बढ़ाए, जैसे कि कॉमन इस्तेमाल की चीज़ों में चीनी है, अच्छा, तो वो 15 ग्राम चीनी जो है वो वैसे 15 खा ग्राम। सकते हैं या पानी में मिक्स करके ले सकते हैं, अच्छा, या 200 ml जूस या मीठी कोल्ड ड्रिंक या शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर कैंडीज़ हों उनके पास तो वो यूज़ की जा सकती हैं। हुँ, शहद भी लिया जा सकता है, और तो हुँ, ये जब वो लें फ़ौरन, तो अच्छा, उसके 15 मिनट के बाद वो दोबारा देखें कि क्या उनकी शुगर 70 से ज़्यादा है या नहीं है। हुँ, और अगर उनकी शुगर 70 से अभी भी कम हो, तो वो इसी अमल को 15 ग्राम चीनी को, या ये जो चीज़ें बताई हैं जूस 200 ml या कोल्ड ड्रिंक, तो वो इस अमल को दोबारा जो है वो रिपीट करें। और अगर उसके बावजूद भी नहीं शुगर 70 से ऊपर जा रही, तो हुँ, ऐसे पेशेंट्स को अस्पताल जाना चाहिए, करीबी अस्पताल में जाएँ। हुँ। इन्हें अमूमी तौर पे जो है वो ड्रिप की शक्ल में या इंजेक्शन की शक्ल में फिर ग्लूकोज़ लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, सर और ये तो आपने कम का बता दिया और ज़्यादा की सूरत में ऐसा क्या लाहे-अमल इख्तियार करना चाहिए? क्योंकि ये सवाल भी हम आपकी जानिब लेके बढ़ेंगे कि क्या अलार्मिंग सिचुएशन होती है लो शुगर के जो है वो दरमियान और हाई शुगर के दरमियान, और कब-कब कहाँ फ़ौरी इलाज के लिए चले जाना चाहिए? कब डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए या हमें घर में बैठकर हुँ। इंतज़ार करना चाहिए? अच्छा, देखें, इसमें ये बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि पेशेंट को मालूम कैसे होगा कि उसकी शुगर लो हो रही है, या वो कब उसको जो है वो ये देखना चाहिए। तो आम तौर पे शुगर लो होने की अलामात, जब किसी की शुगर 70 से नीचे जाती है, तो हुँ, सबसे पहले जो सिम्पटम्स आते हैं मेडिकल टर्म्स में उनको जो है वो एड्रेनर्जिक सिम्पटम्स जो है वो कहते हैं। तो हुँ, उसके अंदर हाथों का काँपना, ठंडे पसीने आना, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, अच्छा, एकदम से भूख ज़्यादा लगना, तो इस हुँ, तरह की कैफ़ियत महसूस हो सकती पेशेंट को। तो अगर रोज़े के दौरान शुगर के पेशेंट इस तरह की कैफ़ियत महसूस करें, तो वो फ़ौरन अपनी शुगर चेक करें। और अच्छा। अगर वो 70 से कम हो, तो जो अभी उन्हें जो बताया गया है उसको हुँ, फ़ॉलो हुँ। करें। बाज़ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी शुगर बार-बार लो होती है, तो उन्हें ये अलामात आती ही नहीं हैं। हुँ, ये इलामात आने की बजाय जब शुगर बहुत लो हो जाती है, यानी कि 54 से भी कम हो जाती है, तो उस सूरत में फिर ये हमारे ज़हन पे असर करती है। तो अच्छा। ऐसे मरीज़ बाज़ दफ़ा गुनूदगी, बेहोशी और या झटकों, जिस तरह के मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, सो उस हुँ, तरह के दौरे के साथ भी प्रेज़ेंट कर सकते हैं। सो अच्छा, इसकी अलामात तो ये हो गई। ये हो गए कम होने की जी, सूरत में। शुगर कम होने की और अब अलामात। जब ज़्यादा हो यानी 300 से, जैसा कि आपने पहले अर्ज़ किया कि 300 से ज़्यादा हो तो वो भी रोज़ा तोड़ दें, जी। और उसके लिए वो क्या लाहे-अमल करें? क्या उनके फ़ौरन डॉक्टर के हुँ। पास जाना चाहिए या नहीं? अच्छा, जो 300 से ज़्यादा जब शुगर होगी, तो कुछ पेशेंट्स तो ऐसे हैं जिन्हें ये महसूस नहीं होती इसकी अलामात, शुगर हाई होने की अलामात हुँ, बहुत सारे हुँ। पेशेंट्स में महसूस नहीं होती। अच्छा। जबकि कुछ पेशेंट्स हैं जो इसकी अलामात को महसूस करेंगे, जिनमें कि एकदम प्यास का ज़्यादा लगना, यूरिन बहुत ज़्यादा आना, हुँ, भूख का महसूस होना, कमज़ोरी, सुस्ती, इस तरह की अलामात आएँगी। तो अगर इस तरह की अलामात आएँ, तो भी वो अपनी शुगर को चेक करें, कन्फर्म करें कि क्या वो शुगर हाई है या हुँ। लो है। तो उसके मुताबिक जब हाई होगी शुगर, तो उसमें भी 300 से अगर ज़्यादा है, तो उन्हें उन्हें उन पेशेंट्स को रोज़ा उसी वक़्त खोल लेना चाहिए। तो अच्छा, उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद एक तो ये है कि वो पानी का खूब इस्तेमाल करें। अच्छा। और दूसरा ये है कि वो फिर उन्हें अगर शुगर 300 से ज़्यादा है और वो इंसुलिन के ऊपर हैं, तो वो अपनी इंसुलिन की डोज़ को लगाएँगे। वो अब कितनी डोज़ लगाएँगे, कैसे लगाएँगे, ये उनकी शुगर और उनकी ऑलरेडी जो दवाएँ चल रही होती हैं, उसके मुताबिक ये हर पर्सन के ये लिए डिफ़रेंट कैलकुलेशन के होता है। मुताबिक जी, होगा, ये हर क्योंकि पर्सन जैसे के। कि आपने पहले अर्ज़ किया कि वो बॉडी, कुछ लोगों की बॉडी जो होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि उनको वो सिम्पटम्स नज़र नहीं जी, आते। उन्हें उन्हें सिम्पटम्स लो जो सिम जब शुगर लो होती है, हुँ, तो हुँ। उसके सिम्पटम्स ज़्यादातर महसूस होते हैं, क्योंकि वो हाई से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। खतरनाक, तो अच्छा, ये कुदरती निज़ाम हमारा अल्लाह ने ऐसा ये बनाया है बहुत अहम कि जब शुगर लो सवाल। होती, तो हमें ज़्यादा उसके सिम्पटम्स महसूस होते हैं। हाई में बाज़ दफ़ा अलामात नहीं आती। अच्छा सर, रोज़े में इफ्तारी और सहरी को कैसे प्लान किया जाए? वक़्त का बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि वक़्त गुज़र रहा है और हुँ। हमारा टाइम जो है वो वाक़ई थोड़ा-सा रह गया, लेकिन हमें आपके साथ गुफ्तगू में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा कि हमारा वक़्त बहुत तेज़ी से गुज़र
गुजर रहा है। सर, सहरी और अफ्तारी को कैसे रोजे में प्लान किया जाए? अच्छा, इसमें ये है कि कुछ असूली बातें मरीज़ों को पता होनी चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो आम तौर पर ये होता है कि हमारी जो खुराक के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे कि रोटी है, चावल है, मैदा है, चीनी है, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो आम तौर पे 50% के करीब हमारी खुराक का होते हैं ये हिस्सा। इसके बाद आ जाती हैं फैट्स, चिकनाई। तो उस चिकनाई में घी है, मक्खन है, पनीर है, ये जो ऑयल हम वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ये तकरीबन हमारी खुराक का 30-35% हिस्सा होता है। और तीसरा हिस्सा होता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स भी एनिमल प्रोटीन्स भी हैं और वेजिटेबल प्रोटीन्स भी हैं। तो जो हमारी खुराक का तकरीबन 25% हिस्सा होता है। अच्छा। तो जो हमने शुरू में बात की कि पेशेंट्स को मशवरा करना चाहिए और कब करना चाहिए, तो ये भी उस एजुकेशन का एक अहम पार्ट है कि उनके लिए एक खुराक का जो है वो एक चार्ट उनको बताया जाए, या उन्हें उसके असूल कम से कम ज़रूर पता हो कि वो किस तरह लेंगे। तो रिकमेंड ये किया जाता है कि सहरी में वो तकरीबन 40 से 45% अपनी टोटल दिन की कैलोरीज 40% तक कंज्यूम करें, और इफ्तार में तकरीबन 45%, 50%, और 10-20% वो स्नैक्स की शक्ल में इफ्तार से लेके सहरी तक वो इस्तेमाल करें। और बिल्कुल चंद बातें जो बहुत अहम है मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, वो ये कि ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जिसमें चीनी, गुड़, शक्कर की मिकदार ना हो। अच्छा। और ऑयल, थोड़ा सा अगर ऑयल हो तो वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि घी से, मक्खन से, पनीर से अवॉइड करें। सो ये एक, और हाई फाइबर डाइट लें। फाइबर्स चूँकि आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में कंज्यूम होते हैं और उनकी वजह से शुगर लेवल्स एकदम बढ़ते नहीं हैं, और उनका असर भी ज़्यादा देर पा होता है। तो वो खुराक इस्तेमाल करें जिनमें फाइबर ज़्यादा हों, चिकनाई कम हो। बहुत खूबसूरत। और अच्छा सर, ये खुराक का चार्ट आपने बोला है, खुराक का चार्ट हर इंसान का, हर मरीज का उसके अलग पैरामीटर्स के मुताबिक तरतीब दिया जाता है, या फिर कुछ ऐसा भी होता है हमारे यहाँ? क्योंकि मैं बार बार हर डॉक्टर के साथ मोहल्ले का नाम इसलिए लेती हूँ क्योंकि हम जल्दी से आपको शिफा आ गई कहीं से, आपको कोई अच्छी चीज़ लगी, या आपने वो सारी चीज़ें लाहे अमल इख्तियार किया, आपको वहाँ से आराम आ गया, तो हम फ़ौरन दूसरे को मशवरा देंगे कि आप भी ये करें। तो जो मेरा चार्ट है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, या मैं आपका चार्ट उसके मुताबिक अपनी शुगर को कंट्रोल या रोज़ा नहीं रख सकती। ये काइंडली हमारे लिसनर को, व्यूवर्स को क्लियर कीजिए कि हर पेशेंट जो है वो उसके मुताबिक वेरी करता है कि वो कैसे और उसका चार्ट कैसे है। हाँ जी, ये बिल्कुल बड़ा अहम नुक्ता आपने जो है वो बयान किया। ये ऐसे ही है, हर एक का जो है वो खुराक का जो चार्ट होगा या उसकी जो ज़रूरियात हैं वो दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। वो वज़न, उसके वज़न पे भी डिपेंड करती हैं, जेंडर पे भी डिपेंड करती हैं, फिर उसके जो है वो काम पे भी डिपेंड करती हैं। जैसे कि हमने पहले कहा कि अगर बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्सर्शन वाला काम है तो ज़ाहिर है उनकी खुराक जो है वो मुख्तलिफ होगी उस शख्स से जिसका बहुत ज़्यादा एक्सर्शन वाला काम नहीं है। सो ये कस्टमाइज्ड होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होगा कि एक पेशेंट ने जो वो फॉलो कर रहा है तो सब लोग उसी को फॉलो करेंगे। बहुत खूब सर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया। क्या रोज़े में दवाओं को बदला भी जा सकता है? जी, ये बहुत अहम बात है, क्योंकि होता ये है कि बहुत से पेशेंट्स जो अपने वालिद से मशवरा नहीं करते तो वो वही दवाएं जो जैसे ले रहे होते हैं वो रमज़ान में उसी रूटीन को कंटिन्यू करते हैं। तो जबकि ऐसा नहीं है, कुछ दवाएं ऐसी हैं जो शुगर लो करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा रखती हैं। तो उन दवाओं को हम आम तौर पे रमज़ान में उनकी मिकदार को कम करते हैं, डोज को कम करते हैं, और बाज़ दफ़ा वो दवाएं जो सुबह ली जा रही हैं उनको हम शाम पे शिफ्ट कर देते हैं, शाम वाली दवाओं को सुबह पे शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारा नींद का साइकिल भी चेंज है, खाने पीने के औकात भी जो है वो बिल्कुल फ़र्क हैं। तो वो लाज़िमन ऐसा होगा कि दवाओं की मिकदार और औकात को बदलना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट जो हैं वो अपने वालिद से मशवरा करें। और सर, रमज़ान के बाद दोबारा कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्या दोबारा मशवरा लेना ज़रूरी है? हाँ जी, ये भी देखें बहुत ज़रूरी है। इसको यूँ समझें कि ये 3 स्टेप्स हैं रमज़ान की तैयारी के। पहला ये कि रमज़ान से पहले मौलिद से मशवरा लिया जाए, फिर दौरान रमज़ान भी मशवरा लिया जाए कि अब रोज़ा रख के जो है वो किस तरह के शुगर लेवल्स आ रहे हैं और कोई प्रॉब्लम अगर वो फेस कर रहे हैं तो उसको डिस्कस करें। और रमज़ान के बाद चूँकि वापस हमने हमारी बहुत सी रूटीन चेंज हो जानी होती है, ख़ासकर ईद के जो 2-3 दिन होते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा मीठा, मिठाइयाँ, मिलना जुलना, खाने चेंज हो जाते हैं। तो वो लाजमन रमज़ान के बाद भी मशवरा करें कि अब चूँकि हालात फिर एक मरतबा चेंज हो गए हैं
तो अब हो सकता है कि दवाओं की जो है वो उसको जो है स्केड्यूल को फिर चेंज करना पड़े। सो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले भी मिलें, दरमियान में भी मशवरा लें और रमज़ान के बाद भी ज़रूर मशवरा करें। सर क्या कोई वर्जिश ऐसी है, कोई ऐसी नसीहत है, कोई ऐसी एडवाइस जो आप डायबिटीज़ पेशेंट को करना चाहें? हाँ, वर्जिश भी अहम है। जैसे कि आम तौर पे रिकमेंड किया जाता है कि वो 25 मिनट 30 मिनट वॉक करें। तो अच्छा। रमज़ान में जो जैसे कि तरावी का एक जो है वो मौका होता है, तो वो हम्म। पेशेंट्स जो तरावी पढ़ते हैं तो उनके लिए तो और किसी वर्जिश की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये खुद ही एक मुकम्मल वर्जिश है। अदरवाइज़ अगर ओके। वो वर्जिश करना चाहें, सैर करें, तो वो इफ्तार से सहरी के दरमियान किसी भी वक्त कर सकते हैं। सर आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अरसलान नवाज हमारे साथ मौजूद थे। रमज़ान एंड डायबिटीज़ के हवाले से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा था बाय पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी एंड डिस्कवरिंग डायबिटीज़ फार्म ईवो। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।